गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे जापान का संविधान। जापान के संविधान में अपन ने जापानी संविधान के अध्ययन की महत्वता पढ़ रहे थे। उसमें एक खास जो महत्वता है ये है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापानी संविधान का विशेष महत्व क्या है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापान की शासन प्रणाली का अध्ययन क्या है विशिष्ट महत्व एवं उपयोगी है। जापान का और भारत का इसमें विशेष जो महत्वता बताई गई है वो है कि विशिष्ट महत्व का उपयोगी है क्योंकि कई दृष्टियों से भारत और जापान एक दूसरे के निकट हैं। जैसे धार्मिक दृष्टि से भारत और जापान एक दूसरे से काफ़ी निकट है। जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश और भारत से चीन और कोरिया होते हुए 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इसके अतिरिक्त जिस तरह भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसी प्रकार क्या है जापान के अंतर्गत भी क्या है धर्म के संबंध में सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सद्भाव की कमी है क्योंकि सद्भाव एक दूसरे के प्रति मेल जोल है वो भारत में कम बताया गया है। वहाँ जापान में हमें धार्मिक कट्टरता के दर्शन नहीं होते हुए जापानियों की सांस्कृतिक जो क्या है सजातीयता ने उसे सामाजिक ऐक्य की भावना भर दी है। यानी कितना भी आपस में यदि व्यक्ति के प्रति कोई मतलब घृणा भी है तो वह क्या है समाज और राष्ट्र के ऊपर वो जापानी जो व्यक्ति हैं वो अपनी घृणा नहीं एकता ही दिखाते हैं। भारत में आए दिन जाति धर्म भाषा और क्षेत्रवाद के नारों को बुलंद किया जाता है। जापान में कई प्रकार के घरेलू मतभेद होते हुए भी सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता भावना विद्यमान है। यानी वो चाहे आपस में कितना भी समाज में सामाजिक व्यक्ति चाहे कितना भी विरोध करता है लेकिन जब वो राष्ट्र की एकता की बात आती है तो वह अपनी सद्भावनाओं के साथ ही हर कार्य को पूर्ण करते हैं। इस दिशा में जापान भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन इसी प्रकार साक्षरता के क्षेत्र में देखा जाए तो जापान ने महत्वपूर्ण प्रगति की और भारत भी निरक्षरता को दूर करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से जो कई तरह की जो बात है वो क्या है भारत और इसमें जापान में एक विशेष महत्वता बताई गई है। जिस तरह से राष्ट्र के अंदर चाहे व्यक्ति में कितना भी आपस में मतभेद होगा लेकिन जापानी जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्र के अंदर एक सद्भावना की भावनाओं से ही एक दूसरे की को देखते हैं। और भारत का जो किया गया विवरण वो कहने का तत्व ये है कि विशेष करके इसीलिए उनमें सद्भावना की एकता नहीं बनी हुई है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक दूसरे को जातीय धर्म है इनको लेकर के आए दिन के नारेबाजी करना ये एक भारत की उसमें महत्वता बताई गई। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो जापान की क्या है विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो आपने विशेषताएं आपने ब्रिटेन के संविधान की भी पढ़ी थी अमेरिका की भी पढ़ी थी और स्विट्जरलैंड के संविधान की भी विशेषताएं पढ़ी। तो आज अपन जापान के संविधान के यानी हर देश का अपना संविधान होता है और हर देश के संविधान की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जापान के संबंध में एक महत्वपूर्ण उल्लेख यह भी कहा गया है कि अपनी मौलिकता विशेषताओं को सुरक्षित बनाए रखा है। ठीक है ना। तो पहली जो विशेषता है वो है लिखित संविधान। आपने पढ़ा था स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा था स्विस वो भी क्या था लिखित संविधान था। अमेरिका का संविधान पढ़ा था वो भी क्या था लिखित संविधान था। और ब्रिटेन का पढ़ा था वो क्या अलिखित संविधान था। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो है लिखित संविधान। जापान का वर्तमान संविधान क्या है एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक निश्चित निकाय द्वारा किया गया था तथा उसे एक निश्चित तिथि पर लागू किया गया था। ठीक है। इसका निर्माण 1946 में जनरल मैकार्थर की अधीनता में मैत्रिक सत्ता के सर्वोच्च कमांडर द्वारा किया गया था। इसका नाम क्या था जनरल मैकार्थर। और इसे मंत्रिमंडल तथा डाइट की विविधता स्वीकृति मिली थी। यानी आपने पढ़ा था ब्रिटेन में पढ़ा था उसमें आपने संसद पढ़ा था और अमेरिका में पढ़ा था वहाँ आपने कांग्रेस पढ़ा था और यहाँ पे संसद हो या कांग्रेस हो या डाइट हो। ठीक है। एक ही संसद का नाम जो है वहाँ पे यहाँ पे डाइट रखा गया है मिली थी। इसको सम्राट की उद्घोषणा द्वारा 3 मई 1947 को लागू किया गया था। भारतीय तथा अमेरिका संविधानों के इस संबंध में अंतर यह था कि उन संविधानों का निर्माण
एक विशेष संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हुआ था, जबकि जापानी संविधान के निर्माण के लिए ऐसी किसी विशेष सभा का गठन नहीं किया गया था। यानी संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान निर्मात्री अमेरिका में बताया गया है कि एक विशेष संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हुआ है, लेकिन ऐसा जापान में देखने को नहीं मिला है। किसी विशेष सभा का गठन नहीं किया गया था। वस्तुतः ये संविधान विदेशियों द्वारा निर्मित था। इस संविधान में एक प्रस्तावना क्या है, इसमें 103 तो क्या है अनुच्छेद बताए गए हैं और 11 बताए गए हैं इसमें अध्याय। तो अध्याय जो बताए गए हैं वो हर 11 अध्याय में अलग अलग व्यक्ति के कार्य को बताया गया है। जिस तरह से पहले अध्याय में इन्होंने विवरण किया सम्राट की स्थिति का, दूसरे अध्याय में युद्ध परित्याग का, तीसरे अध्याय में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का, चौथे अध्याय में है डाइट का और पांचवें में है मंत्रिमंडल का, छठे अध्याय में है न्यायपालिका, सातवें अध्याय में है वित्तीय प्रबंध, आठवें अध्याय में है स्थानीय स्वशासन और 9वें अध्याय में है संविधान संशोधन प्रक्रिया, 10वें अध्याय में संविधान की सर्वोपरिता और 11वें अध्याय में अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अध्याय में कतिपय पूरक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। यानी जो भी जितना मतलब वो है अध्याय है 111 अध्याय बताए गए हैं, उनमें अलग अलग कार्य को विभाजन किया गया है। ब्रिटिश संविधान की भांति जापानी संविधान अलिखित एवं विकसित नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान आपने पढ़ा था, वो क्या था, अलिखित संविधान था और क्या था वो अभिसमय पर यानी परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान था। लेकिन जापान का संविधान क्या है, ब्रिटेन की भांति ऐसा संविधान नहीं बताया गया है। यह परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित नहीं है। ठीक है, इस संविधान की भाषा अत्यंत सरल और बोधगम्य है। संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, इससे लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। यह संविधान भारत के संविधान की तरह न तो अत्यधिक विशाल जटिल है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति अत्यंत लघु। देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। यानी देश में जो भी आवश्यकताएं होती है नागरिकों, वो उन सभी बातों का इसमें क्या किया गया है, समावेश किया गया है। तो पहली जो आपने विशेषता पढ़ी है वो क्या था, लिखित संविधान है। दूसरा संविधान है लौकिक प्रभुसत्ता। आलोचकों के अनुसार जापान का नया संविधान जनरल मैकार्थर को देखरेख में तैयार किया गया था। यानी कहने का मतलब यही है कि आलोचकों का यही कहना है कि जो जापान का जो संविधान है वो किसके देखरेख में किया गया था, मैकार्थर की देखरेख में किया गया था और वो जबरदस्ती सौंपा हुआ संविधान बताया जा रहा है। इसे जापानी लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहा जाता है। लेकिन यथार्थ में यह दृष्टि और तथ्य पर आधारित नहीं है। वस्तुतः जापान का संविधान अमेरिका या भारतीय संविधान की भांति ही जनसंप्रभुता पर आधारित संविधान है। यानी जनता के आधार पर ही बनाया गया संविधान है, ऐसा नहीं है। आलोचकों का ये कहना है कि जो मैकार्थर है इनकी दृष्टि में यानी जबरदस्ती सौंपा गया संविधान है, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत के संविधान की भांति ये भी क्या है, जनसंप्रभुता पर आधारित संविधान बताया गया है। जापान में राजसत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियाँ नहीं रह गई है। यानी जापान में भी क्या बताया गया, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में पढ़ा था कि जो सारी शक्ति है वो किस में है, मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, ये क्या है, एक नामात्र कि मतलब नामात्र का वो है शक्तियाँ है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो जनता में ही निहित बताई गई है। ऐसे ही जापान के संविधान में भी आप जो पढ़ रहे हो तो इसमें है जापान में राजसत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियाँ नहीं रह गई है। जापान की संविधान की प्रस्तावना में इस हेतु स्पष्ट कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय दायित्व में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है। यानी वास्तविक जो शक्ति बताई गई है वो जनता के हाथ में ही बताई गई है। चाहे राजा है, राजा को ऐसे नहीं है, राजा जो होगा वो प्रभुसत्ता शक्ति है वो जनता के हाथ में ही बताई गई है। और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं कि सरकार जनता की एक पवित्र क्या है, अमानत है। यानी सरकार कौन है, जनता ही है, जनता के द्वारा ही सरकार को बनाया जाता है। इसलिए विशेष करके जनता को यदि प्रतिनिधि चुन के आता है, राष्ट्रपति मंत्री जो भी बनता है पद पे, तो वह जनता को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को किया जाता है। इसलिए सरकार जनता की एक पवित्र क्या है, अमानत बताई गई है, जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है।
और जिसकी शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। यानी प्रतिनिधि जो चुन के आता है वो जनता ही होती है और वो जनता के बीच में रह के सारे कार्यों को करेगा और हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करके आगे आगे की जो शक्ति है वो अपनी शक्तियों को काम में लेगा। शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधि के द्वारा प्रयोग की जाती है और जिसके लाभ जनता ही भोगती है। ठीक है, तो अपन ने जो अगली जो विशेषता पढ़ी थी वो थी लौकिक प्रभु सत्ता।